धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से धाकड़ खबर का कोर्ट बुलेटिन आपके सामने नहीं आ पा रहा था। कुछ मशीनों में गड़बड़ हो गई थी, एडिटिंग हो नहीं पा रही थी, उतना ठाड़ा जुगाड़ तो हमारे पास है नहीं कि सब चीज़ें करने लग जाएं, तो बहुत सारी खबरों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन आप लोगों की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जाती है। आप लोग फ़ोन कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि कोर्ट बुलेटिन आखिर कहाँ है। तो आज कोर्ट बुलेटिन आपके सामने आ गया है, लेकिन कोर्ट बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। जैसे कल सुबह, यानी कि कल शुक्रवार है, फ्राइडे है, जुमे का दिन है, हम लोग छुट्टी पे रहेंगे, फिर भी 10 बजे सुबह आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान के जन्म दिवस पर धाकड़ खबर की विशेष प्रस्तुति, जिसमें धाकड़ खबर ने बात की है प्रोफेसर राम पूनियानी जी से। और आप जान सकते हैं टीपू सुल्तान के जीवन से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे पहलू जिनसे आज तक आप हो सकते हैं अनभिज्ञ। तो उसके लिए अलर्ट रहिएगा। सुबह 10 बजे अभी शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर की। बुलेटिन की पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। महामारी अधिनियम जानते हैं ना, आजकल कोरोना आ गया है। कोरोना के चलते जो लोग कोरोना के चलते लागू की गई गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। महामारी अधिनियम के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। 269, 270, 271 आईपीसी, ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं वो लगाई जा रही हैं उनके खिलाफ। तो उसी को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया बॉम्बे से आए हो, बॉम्बे हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। इस पर जो पिटिशनर थे उन्होंने बड़ा ही सीधा सा जवाब दिया। कहा साहब मुझे लगा ये केंद्र सरकार का कानून है और इसको सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिलचस्प लाइन कही वही इस खबर का जुज है। कहा कि लाइब्रेरी में जाइए और दोबारा जाके पढ़िए कि आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत हाई कोर्ट को बहुत सारे अधिकार हैं जिनके तहत वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकता है। ये इस खबर का सबसे अहम पहलू है, इसी पर गौर किया जाना चाहिए। हालांकि इस पिटीशन को जिसमें महामारी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ यानी कि डी वाई चंद्रचूड़ हैं, इंदु मल्होत्रा हैं और इसके अलावा इंदिरा बनर्जी की जो बेंच है उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन पिटिशनर जो थे एचएन मरासी, उनको ये ज़रूर कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं थी, बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते थे। बॉम्बे हाईकोर्ट के पास अधिकार है, आर्टिकल 226 के तहत वो केंद्र सरकार के कानूनों को रद्द कर सकता है। तो ये एक अच्छी जानकारी है, नोट करके रखिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं हर चीज़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट दौड़ पड़े। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिल्म झंडू सुनी है ना, अमिताभ बच्चन की फिल्म है। कौन बनेगा करोड़पति, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले अमिताभ बच्चन। बेटा तो चल नहीं पा रहा, लेकिन अमिताभ बच्चन का बुढ़ापा खूब बिक रहा है। ये ऐसा बुढ़ापा भी वैसे होना चाहिए, पर मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है कि इससे भी अच्छा बुढ़ापा शाहरुख खान का बिक सकता है। सलमान खान का तो बिकेगा नहीं, जैसे धर्मेंद्र का बुढ़ापा नहीं बिक पाया, वो लगते ही नहीं है बूढ़े, लेकिन जो है अमिताभ बच्चन लगते हैं। और वैसा ही कुछ शाहरुख खान के साथ भी है, तो उनका बुढ़ापा भी अच्छा खासा बिक सकता है। तो यहाँ अमिताभ बच्चन जो है आजकल मोबाइल पे हर जगह बोल रहे हैं, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, आप अपने हाथ धोइए, मास्क पहनिए। अरे भैया, तुम्हारे पूरी फैमिली को तो कोरोना हुआ और तुम देश को सिखा रहे हो। खैर जो भी है वो चल ही रहा है। जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया आज वो सत्ता पे बैठे हैं। जो अंग्रेज़ों की दलाली चाटुकारी कर रहे थे और दंगाई बने हुए थे उस वक्त, वो आज सबसे बड़े देशभक्त बने हुए हैं। ये सिस्टम सब कुछ चलता रहता है। तो इनकी फिल्म है झंडू। वो झंडू फिल्म को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अब आप कहेंगे भाई झंडू को सुप्रीम कोर्ट से क्यों कर झटका लगा, तो हुआ क्या मामला पहले वो जान लो। एक चीज़ होती है कॉपीराइट, यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे किसी का वीडियो जब आप कर लेते हैं चोरी और लगाने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी तो कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। उसके आधार पर अमिताभ बच्चन की जो फिल्म है झंडू, उस पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने 19 जो है अक्टूबर को रोक लगा दी थी कि भैया इस फिल्म को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेज़ॉन प्राइम पर, लेकिन जब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी तो इस पे जो है फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। इस फैसले को जो है टी सीरीज पहुंच गई लेके सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और साफ कर दिया सीजेआई एस ए बोबड़े की बेंच ने, और उनके साथ के एस बोपन्ना और उनके साथ तीसरे जो जस्टिस हैं वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने टी सीरीज को साफ कर दिया और उसकी पिटिशन को खारिज कर दिया कि अभी आपकी फ़िल्म जो है
इस तरीके से रिलीज करने की इजाज़त नहीं की दी जा सकती है। जो पार्टी यहाँ पे आरोप लगा रही है कि कॉपीराइट हुआ, उसे बैठ के अपना मामला निपटा लो, 6 महीने का आपको टाइम दे रहे हैं। टी सीरीज ने कहा साहब 6 महीने बाद तो फिल्म ही बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। बता दें आपको, जिनसे इनका विवाद चल रहा है उनसे इनका समझौता 1.3 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए में पट गया था, लेकिन मामला बाद में फिर बिगड़ गया, इसलिए उलझते उलझते यहाँ पे आ गया। एक एनजीओ थी स्लम सॉकर नाम की एनजीओ के जो संस्थापक हैं, जिनका नाम है विजय बरसे, उनके जीवन पर यह फिल्म बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है झंडू। और इस फिल्म को जो है किसने चुनौती दी है वो भी मैं थोड़ा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो हैदराबाद के फिल्म मेकर यानी कि फिल्म निर्माता है जिनका नाम है नंदी चिन्नी कुमार, उन्होंने झंडू फिल्म में कहा कि इन्होंने जो इसकी फिल्म के मेकर हैं यानी कि निर्माता है, उन्होंने कॉपीराइट का उल्लंघन किया। उसी के चलते उनके खिलाफ पहले वो लोकल कोर्ट में गए यानी कि स्थानीय कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट और अब मामला सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सब जगह से अमिताभ बच्चन की फिल्म फंसती हुई नजर आ रही है। कौन बनेगा करोड़पति, 1 करोड़ 30 लाख देने के बाद भी चिन्नी कुमार नहीं मान रहे हैं, नंदी चिन्नी कुमार। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्य सरकार की सहमति के बिना सीबीआई नहीं कर सकती है जांच, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। और करारा तमाचा है भोंपू मीडिया के उन दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के मुंह पर जो अपने स्टूडियो से बैठकर 7 दिन चिल्लाते हैं और ये कहते हैं बताइए महाराष्ट्र ने सीबीआई पे रोक लगा दी, पंजाब ने सीबीआई पे रोक लगा दी, झारखंड ने सीबीआई पे रोक लगा दी, राजस्थान छत्तीसगढ़ ने सीबीआई पे रोक लगा दी, आंध्र प्रदेश ने सीबीआई पे रोक लगा दी और इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने सीबीआई पर रोक लगा दी। ये कैसे लगा सकते हैं, ये केंद्रीय जांच एजेंसी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है जी, लगा सकते हैं और लग सकती है और उनकी बिना मर्जी के सीबीआई जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस कानून के तहत, जिस अधिनियम के तहत सीबीआई का गठन हुआ है उसके तहत राज्य सरकारें ये अनुमति बिना अपने राज्य में जांच नहीं होने दे सकती हैं सीबीआई की। ये अलग बात है कि हाई कोर्ट कोई आदेश दे दे, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दे कि सीबीआई जांच होगी, तब सरकारें उसको नहीं रोक पाएंगी। लेकिन सरकारों के पास अधिकार है। कैसे कैसे कहा है, संविधान के जो संघीय चरित्र है, जो संविधान का संघीय चरित्र है यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके तहत राज्य सरकारों से अनुमति लेना सीबीआई के लिए ज़रूरी है और उसकी अनुमति के बिना वो उनके राज्यों में जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि सीबीआई का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत हुआ है, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं डीएसपीआई के तहत हुआ है। सीबीआई जिस के तहत वजूद में आई है, उस कानून के तहत उसको राज्य सरकारों से अनुमति लेना अनिवार्य है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। अब सवाल ये है कि भैया किस मामले में फैसला सुना है। 2 सरकारी कर्मचारी और बहुत सारे प्राइवेट पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, कहने लगे जी हमारे खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है और हमारी प्रदेश सरकार से, राज्य सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई है, सीबीआई जांच कर रही है, तो ये जांच नहीं होनी चाहिए। तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को साफ कर दिया और भोंपू मीडिया के मुंह पे करारा तमाचा जड़ दिया। लेकिन शर्म तो उनके रही नहीं जो कहीं जाके डूब मरेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई, लिहाजा हाई कोर्ट अब इस मामले को छोड़ देता है। ये कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने सुदर्शन टीवी के खिलाफ जामिया के स्टूडेंट्स द्वारा दाखिल की गई पिटीशन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। बता दें आपको, सुदर्शन टीवी जिसका अजीब सा कौन सा सुदर्शन चल रहा है जो ये साबित करने में लगा हुआ है कि यूपीएससी में जो मुस्लिम आईएएस आईपीएस और आईआरएस आईएफएस ऑफिसर चुन के आए हैं वो असल में एक साजिश है, जिहाद है। इस मामले को लेकर जामिया के स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की थी। उसी पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये कहा है, काफ़ी टाइम से वो पिटीशन पेंडिंग पड़ी थी। बता दें ऐसा ही एक मामला जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी को आधार बनाकर हाई कोर्ट ने कहा भैया पहले वहाँ सुनवाई पूरी हो जाने दो, उसके बाद अब हम देखेंगे। अब जामिया के स्टूडेंट्स का कहना है कि ठीक है जी, हम जो है इस पिटीशन को वापस लेते हैं यहाँ से और अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस मामले को लेकर। बता दें सुदर्शन टीवी का कहना है जामिया और ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जिहाद चला रहे हैं। मुसलमानों के बच्चे मदरसे में पढ़ें, अनपढ़ रहें, उसमें गालियां देंगे। अगर वो बच्चे पढ़ के टॉप पे पहुंच जाएंगे, आईएएस आईपीएस आईआरएस या आईएफएस बन जाएंगे तो भी दर्द होगा, किसी भी करवट चैन नहीं होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
विदेश मंत्री जानते हैं, एस जयशंकर। बहुत सारे पत्रकार पैदा हुए थे जब इनको विदेश मंत्री बनाया गया था। बड़े उन्होंने साहब यूट्यूब पर फलानी जगह वीडियो बनाए थे, एस जयशंकर जैसी शख्सियत को विदेश मंत्री बनाने से ये होगा वो होगा। हमने कहा था सुषमा स्वराज जैसे भी नहीं साबित होंगे। सुषमा स्वराज कम से कम अपने दम पे ये साबित तो करती थी कि मैं विदेश मंत्री हूँ, ये तो उस लायक भी नज़र नहीं आते हैं। खैर छोड़िए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा दूसरा है। तो विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं वो लोकसभा से तो चुन के आए नहीं, चुनाव तो उन्हें लड़ा नहीं, वो तो गुजरात से चुन के आए थे, क्योंकि उस वक्त अमित शाह राज्यसभा से आते थे। उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए, जीत के आ गए, सीट खाली होगी। उस सीट पे बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव होना था। ऐसे ही स्मृति ईरानी, वो भी गुजरात से ही आती थी, तो उन्हें भी वहाँ उनकी सीट भी खाली हो गई थी, वो लोकसभा से चुन के आ गई। राहुल गांधी को हराया, सबसे ऐतिहासिक काम उन्होंने किया साहब, इसलिए वो धुरंधर मंत्री मानी जाती हैं मोदी सरकार की। तो इन दोनों सीटों का जो चयन हुआ था उस वक्त गुजरात में, वो अलग अलग तारीखों के आधार पर किया गया। मतलब सीट दोनों सीट एक टाइम खाली हुई हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा भैया एक इस तारीख को करेंगे, एक इस तारीख को करेंगे। इसको लेकर कपिल सिब्बल यानी कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा साहब क्या ये ठीक है, एक वक्त पे खाली हुई 2 सीटों पर अलग अलग तारीखों में चुनाव कराया जा सकता है। इस मामले में सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उन पे क्या अलग अलग तारीखों पे चुनाव करा जा सकते हैं या नहीं कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने योग्य मान लिया है और कहा है कि वो जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करेगा और जो है बिना इस मामले को पेंडिंग डाले सुनवाई करेगा। बता दें पहले से ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ 2019 चुनाव के बाद ही हो गया था ना जी, राज्यसभा का सिलेक्शन तो एस जयशंकर का, और अब क्या है 2020 खत्म होने जा रहा है, 1.5 साल पूरा हो गया। अब जाके सुप्रीम कोर्ट कह रहा ना जी सुनवाई करेंगे। मर्जी है सुप्रीम कोर्ट की, चुनाव बॉन्ड पर आज तक सुनवाई नहीं करता है, एनआरसी पर आज तक सुनवाई नहीं करता है, सीए पर आज तक सुनवाई नहीं करता है, एनआरसी पे तो कर ही चुका है, फैसला दे चुका असम वाला, और इसके अलावा कश्मीर वाला जो मुद्दा है धारा 370 का, उस पर आज तक सुनवाई नहीं। मर्जी है साहब, कुछ भी कर सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तेज बहादुर याद है आपको, जिन्होंने एक वीडियो बना दी, कहा देखिए पतली सी दाल है, सूखी हुई रोटियां हैं, हम लोग यहाँ बीएसएफ के जवान हैं, और उस बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा भैया मुझे निलंबित सस्पेंड करोगे, मैं तुम्हारे खिलाफ राजनीति करने उतर जाऊंगा। और वो पहुंच गए बनारस यानी कि काशी यानी कि वाराणसी, और उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने पहले निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरा, फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरा। लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो भी कमाल का था, उसने कहा भाई तू कैसे ही पर्चा भर ले, पास तो हमें ही करना ना। उन्होंने उनका पर्चा कैंसिल कर दिया। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी तेज बहादुर ने, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी बात को सुनने से इनकार कर दिया था। इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन साहब कोरोना आ गया, कोरोना के बाद लॉकडाउन आ गया, मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब जाके इस मामले को पंख लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है वो इस मामले को सुनने को तैयार है कि तेज बहादुर का जो नामांकन रद्द किया गया वो आखिर सही तरीके से किया गया, नियम के तहत किया गया या नहीं किया गया। साथ ही इसमें जो स्टे मांगने की बात की जा रही थी कि आप इस पे जब सुनवाई करें तो नरेंद्र मोदी जो चुन के आए हैं उस पर स्टे यानी कि स्थगन आदेश दे दिए, उनकी सदस्यता लोकसभा में नहीं रहनी चाहिए। तो सीजेआई यानी कि एस ए बोबड़े ने कहा भैया स्थगन पर इतना दोष क्यों दे रहे हो, स्थगन पे इतना जोर क्यों दे रहे हो, यानी कि स्टे पर इतना जोर क्यों लगा रहे। हम आपके मामले को सुनने को तैयार हैं, हमें मामला सुनने लायक लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता से जुड़ा हुआ है, उनकी सदस्यता को एक तरीके से चुनौती दी गई है, तो हम इस पर सुनवाई करने को तैयार हैं। आप लोग अपनी बहस की तैयारी करो। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में कब बहस होगी और क्या चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम कुछ तो सुनवाई की बात शुरू हुई, वरना बहुत से मामलों में तो सुनवाई नहीं हो रही जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हाई कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल साहब। एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके क्यों आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले इन्हीं का मामला जान लीजिए। संविधान के आर्टिकल 361, भाई साहब आर्टिकल भी नोट करके लाते हैं, आखिर राज्यपाल है भाई, संविधान का जो है रक्षक है, वही तो वहाँ रक्षक बना बैठा होता है। वो अलग बात है कि प्रदेश में जो विपक्ष की सरकारें होती हैं उनको डिस्टर्ब करने में लगाता है। जैसे आप देखिए भाजपा के किसी नेता की हत्या हुई है पश्चिम बंगाल में, तो राज्यपाल जो हैं वो बोल रहे हैं साहब कि यहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए, गुंडे बन गए। राज्यपाल की भाषा है, राज्यपाल क्या है, मुझे तो यहाँ की पुलिस पे एतबार ही नहीं है, मैं तो सीआरपीएफ लूँगा अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो गृह मंत्रालय जो यानी कि अमित शाह का मंत्रालय है वो भेज देता है सीआरपीएफ, ले भैया सीआरपीएफ से सिक्योरिटी ले ले। खैर छोड़िए, यहाँ इनकी बात करते हैं। संविधान के आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इनके पास विशेषाधिकार होते हैं, लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साहब मेरे खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया, मुझसे जवाब तलब कर लिया और मेरे खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करना चाहता है। ये तो अन्याय हो रहा है साहब।
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। ये वही राज्यपाल हैं जिन्होंने दिन निकलने से पहले रात के अंधेरे में देवेंद्र फडणवीस को सीएम की और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिलवा दी थी। साहब रात को राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, रात में हटा देते हैं। ठीक है, राज्यपाल भी बढ़िया बंदा और जो है राष्ट्रपति जो है वो भी रात को काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो मामला क्या है, अब इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा अभी कुछ नहीं है, लेकिन मामला क्या है वो जान लीजिए। मामला ये है कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बंगले में नहीं रह सकते, उनको बंगला खाली करना होगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। इसके बाद भी उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम हैं भगत सिंह कोश्यारी और जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जो वो भी सीएम रह चुके हैं, इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं, और इसके अलावा और भी तमाम जो है मुख्यमंत्री हैं वो बंगला खाली नहीं कर रहे। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है खाली नहीं कर रहे, कोई बात नहीं मत कर, बाजार भाव से इसका पैसा दो, यानी कि किराया दो, बिजली का भी दो और पानी का भी दो और बिल्डिंग का भी दो। तो इन पे लाखों रुपए की पेनल्टी लग गई, इन्होंने वो जमा नहीं करी, तो इनके खिलाफ अवमानना का केस चल रहा है। नोटिस इनके खिलाफ जारी हो चुका है। तो उस मामले से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे गए। बता दें इस मामले में रमेश पोखरियाल निशंक को सुप्रीम कोर्ट पहले ही राहत दे चुका है। उनके खिलाफ भी कोर्ट ने अवमानना का केस शुरू कर दिया था, लेकिन वो हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तो जब उनको दे दिया रमेश पोखरियाल निशंक को, उसी आधार पर शायद इनको भी राहत दे दी जाए, क्योंकि पहले ही एक नज़ीर बन चुकी है। पता नहीं क्या हो रहा है कि सीएम उत्तराखंड के खिलाफ हाईकोर्ट कहता है सीबीआई जांच होगी। भाई इन्होंने घोटाला किया, झारखंड में रहते, सुप्रीम कोर्ट वो आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ना जी होगी ना। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डीएनए टेस्ट से हो सकता है साबित कौन है बच्चे का पिता और पत्नी बेवफा है कि वफादार है, ये भी पता चल सकता है। ये खास टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जस्टिस साहिबान ने की है। क्यों की है वो बता देते हैं पहले आपको। हमीरपुर एक इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे 2 पति पत्नी है, 2 ही होते हैं पति पत्नी हमेशा। उनके बीच विवाद शुरू होता है जनवरी 2013 में। उसके बाद से कहना है पति का कि मैं अपनी पत्नी से अलग रह रहा हूँ, मेरा मेरी पत्नी के साथ किसी भी तरीके का कोई शारीरिक संबंध नहीं है। 2014 जनवरी में दोनों का तलाक हो जाता है, लेकिन जनवरी 2016 में बताया जा रहा है कि महिला एक बच्चे को जन्म देती है। महिला का क्लेम है कि ये बच्चा उसके पति का है और इस मामले को लेकर वो फैमिली कोर्ट में पहुंच जाती है। पति कहता है फैमिली कोर्ट में जाके साहब मैं तो पत्नी से 3 साल से अलग रह रहा हूँ 2013 से, मेरा बच्चा नहीं है। तो फैमिली कोर्ट से कहता है डीएनए करा लो। फैमिली कोर्ट कहती है ना जी हम तो डीएनए न कराएंगे। तो वो पति अब पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल जो है उनकी बेंच ने ये हमीरपुर के एक मामले में फैसला सुना दिया है और साफ कर दिया भैया डीएनए करा लो, पता चल जाएगा इस बालक का बाप कौन है, और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि पत्नी बेवफा है या वफादार है। देखेंगे ये मामला एक नज़ीर बनेगा और इसके बाद जो निचली अदालतें हैं उसमें इस मामले को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा या हर एक को ऐसे मामलों में हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये इस बुलेटिन की आखिरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट ने भी किया है जवाब तलब। किस मामले में जवाब तलब किया है पहले वो बता देते हैं, फिर बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया और हाई कोर्ट ने क्या किया। मामला है हाथरस वाला। हाथरस मामले की रिपोर्टिंग के लिए स्विफ्ट डिज़ायर कार में सवार होकर दिल्ली से 4 जो है लोग निकले थे हाथरस के लिए, लेकिन उनको मथुरा के मांट प्लाजा पर रोक लिया गया, जिसमें से एक पत्रकार हैं सिद्दीक कप्पन जो केरल के पत्रकार हैं, मल्लपुरम के रहने वाले। इसके अलावा एक का नाम मसूद अहमद है, एक का नाम आलम है और एक का नाम अतीकुर रहमान है। इन सबको उठा के जेल में डाल दिया गया। इनको कहा गया कि पीएफआई के वो लोग हैं जिन्होंने वेबसाइट बनाई, 100 करोड़ का चंदा जुटाया और लोगों में सांप्रदायिक दंगे जातीय दंगे भड़काने की कोशिश की। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया पहले बता देते हैं। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। केरल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन दोबारा से इस मामले को लेकर पहुंची, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार यानी यूं कहें योगी सरकार से जवाब तलब कर लिया। अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन एक अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर जस्टिस प्रीति दिवाकर और इसके अलावा जस्टिस एस.सी. शर्मा की बेंच ने प्रदेश सरकार यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार, इसके अलावा मथुरा के जेलर जो जेल में बंद हैं वो, इसके अलावा मांड थाने के थानेदार आजा भाई तू भी, इसके अलावा वो दरोगा जिसने एप्लीकेशन लिखी, महोदय मैं चेकिंग कर रहा था जी, फलानी दिशा से एक गाड़ी आ रही थी जी, मैंने गाड़ी को रुकने का इशारा किया जी, वह गाड़ी रुकी ना, गाड़ी को मैंने फिर पीछा करके पकड़ा, चेकिंग करी तो उसमें से ये कागज निकले, 4 लोग भी निकले, ये लोग पीएफआई के, उसे भी तलब कर लिया भाई आ जाए यहाँ से।
14 दिसंबर को हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। नजर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।